चीज़ों को ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा। तो अभी काम किए नहीं है, पूरा फल सोचने लगते हैं। अरे फल के लिए तो पहले पेड़ को खुद 2 साल 3 साल पानी देना पड़ता है, तब ना वो फल देता है, पहले ये फल दे देता है। खैर, हम लोग वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं। सर मेरा एक प्रश्न था यहाँ पे। जैसे विकास में हमने पढ़ा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिस तरीके से टीचिंग में हम पढ़ते हैं सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य, आगमनात्मक और निगमन पद्धति। तो क्या सर विकास जो है निगमन पद्धति पे चलता है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट तो निगमन पद्धति होता है। पहले बालक को सामान्य चीजें सिखाई जाती है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये पढ़ोगे। सामान्य चीजें बताई जाती है, मोटे मोटे चीजें बताई जाती है। उसके बाद निगमन में तो फॉर्मूला होता है ना, कि फॉर्मूले के बाद बच्चे को पढ़ाया जाता है। ये आगमन पद्धति पे होगा, ठीक है, निगमन नहीं होगा। ये निगमन होता है, सिर्फ निगमन होता है कि सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य आगमनात्मक होता है, क्योंकि बच्चे को उदाहरण से उसमें ले जाना, उदाहरण शैली से, यानी चीजें दिखा के फिर बच्चे को सिखाना, वो आगमनात्मक शैली होता है। क्योंकि बच्चे को जो है बच्चा जो है वो आगमनात्मक शैली पे चलता है, और निगमन जो होता है बड़ों के लिए होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। नहीं, उस शब्द देखो, अभी उसको उस शब्द में टीचिंग्स वाली उसमें आएगा शायद, ये विकास हाँ, वो अलग है, ठीक है, वो आपको टीचिंग वेड में आएगा, वो अलग आएगा। ये डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं, ये सामान्य प्रक्रियाओं की बात कह रहे हैं, ठीक है। शशि, गुड मॉर्निंग सर। सर जो उन्होंने बोला है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो सर बालक पहले सामान्य से, जैसे पहले वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, जैसे बॉल को उठाता है तो सर पूरा शरीर को झुका देता है, वो सामान्य हो गया ना। हाँ, पहले सामान्य क्रियाएं करता है, छोटी छोटी क्रियाएं करता है, उसके बाद जैसे जैसे ज्ञान होता है उसके अंदर भी वो झांकने की कोशिश करता है। इस संदर्भ में आया है। अब डेवलपमेंट की ही प्रक्रिया में अलग अलग लोगों की अलग सोच रही है, उसको हम देखेंगे। पहले एक तो डेवलप, अभी हमने दो चीज अभी और समझना है यहाँ पर। एक वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। सबसे पहले तो वृद्धि समझेंगे, वृद्धि होता क्या है। तो पहले हेडिंग बनाइएगा वृद्धि, उसके बाद ज्यादा आपको समझ आएगा इसमें, ठीक है। दोनों में अंतर करके देखेंगे। वृद्धि, हमने वृद्धि पढ़ा, वृद्धि क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। वृद्धि का मतलब याद रखिएगा होता है ग्रोथ। ग्रोथ, GROWTH। बोर्ड दिख रहा है सबको? लाइट कम किए हुए हैं, दिखना चाहिए। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ जो है आमतौर पर किससे लिया जाता है, समझिएगा। विकास तो हमने कह दिया कि सर्वांगीण विकास, विकास में ही वृद्धि भी शामिल है। तो वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव शरीर के विभिन्न अवयवों के विकास तथा उनके अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। देखो, वृद्धि का अर्थ क्या लिया जाता है। सामान्य रूप से मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास से लिया जाता है। वृद्धि मतलब कि विभिन्न अंगों में कितना वृद्धि हुआ है, विभिन्न अंग कितना डेवलप्ड हुआ है, और उन अंगों की कार्य क्षमता से लिया जाता है। क्लियर समझ आ रहा है क्या बात पे कह रहा हूं? कि वृद्धि का अर्थ, लिख भी लेना क्योंकि लिखा हुआ चीज ज्यादा याद होता है, कि वृद्धि का अर्थ साइकोलॉजी में जो है, वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के, मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास। वृद्धि का अर्थ आमतौर पे मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है, तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। विकास का सामान्य अर्थ जो होता है मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उस अंगों के कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। उन अंगों के कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। अर्थात
वृद्धि का अर्थ है शरीर आकार और भार में परिवर्तन। अर्थात वृद्धि का अर्थ है शरीर आकार और भार में परिवर्तन। शरीर आकार और भार में परिवर्तन। वृद्धि का अर्थ है शरीर आकार और भार में परिवर्तन। समझ आ रहा है सबको कि शरीर में कितना परिवर्तन, उनके आकार में कितना परिवर्तन हुआ, उसके भार में कितना परिवर्तन हुआ। इसी के बारे में हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा, याद रखिएगा, हर्बर्ट सोरेनसन, हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा, लिखिएगा, हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा, हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा कि शारीरिक हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को, हर्बर्ट सोरेनसन ने शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी बताया है। शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी बताया है। हर्बर्ट सोरेनसन ने शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी बताया है। बड़ा और भारी बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत। उन्होंने कहा कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी, कि जो शारीरिक में जो वृद्धि होता है वो बड़े रूप में होता है और वो भार रूप में होता है। जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करता है। फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, फ्रैंक ने, ये भी वैज्ञानिक है, फ्रैंक वृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा, फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। उसे ही वृद्धि कहते हैं। उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वृद्धि के अर्थ और प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। वृद्धि के अर्थ और प्रकृति को, वृद्धि के नेचर और प्रकृति को विभिन्न अर्थों में व्यक्त कर सकते हैं। वृद्धि के अर्थ और प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है, यानी वृद्धि होता है शरीर में वृद्धि, तो वो बड़ा होता है और उनके शरीर में भारपन आता है। तो पहली विशेषता है कि वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में जाना जाता है, क्वांटिटी के रूप में। वृद्धि को मात्रा के रूप में जाना जाता है। यही आपसे कभी कभी पूछ लेगा क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में कौन सा सही नहीं है, इसीलिए मैं ये सब लिखवा रहा हूँ। वृद्धि को मात्रा के रूप में जाना जाता है, क्वांटिटी, कितने वृद्धि हुई। कहते हैं 5 kg वेट हमारा बढ़ गया, तोंद निकल गया। बहुत सारे लोगों का तोंद निकल जाता है, खा खा के। दिल्ली वाले लोगों को ज्यादा तोंद निकलता है, कोई काम तो है, घर में बैठ के ठूसते रहता है, दिन में ठूसते रहो। ठूस भोजनम भैंस निद्रा, पता ही होगा। कुछ लोग दुबले भी होते हैं, बेचारे काम करते रहते हैं दिन भर। तो वृद्धि को मात्रा के रूप में जाना जाता है, क्वांटिटी के रूप में।
क्वालिटी मत मान के आ जाना, गलत हो जाएगा, क्वांटिटी के रूप में जाना जाता है। वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के फलस्वरूप होती है। वृद्धि निषेचित अंडे में विभाजन के फलस्वरूप होती है। वृद्धि निषेचित अंडे में विभाजन के फलस्वरूप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब माँ के गर्भ में जो अंडा होता है, जो वो शुक्राणु से जब संपर्क करता है, तो अंडे का जो विभाजन होता है उसके फलस्वरूप धीरे धीरे जो है उसमें क्या होता है, वृद्धि होते रहता है। वही वृद्धि आप जब देखोगे, जब पढ़ोगे, तो जब बच्चे पैदा होता है तो उस समय जब शुरुआत होता है, जायगोट का निर्माण होता है, तो वो एक मटर के बीज के बराबर होता है। 2 से 2.5 महीने तक वो मटर के बीज के बराबर ही रहता है और धीरे धीरे उनका वृद्धि होते रहता है। तो वृद्धि निषेचित अंडे के विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि निरंतर नहीं होता है, यानी कि वृद्धि कंटिन्यू होते रहते, एक समय के बाद वृद्धि रुक रुक कर होता है। वृद्धि निरंतर नहीं होता है, याद रखिएगा, वृद्धि जो है निरंतर नहीं होता है। इसी में लिखिएगा, साथ ही वृद्धि की गति एक समान भी नहीं होती। वृद्धि निरंतर नहीं होता है और वृद्धि की गति एक समान भी नहीं होती। वृद्धि निरंतर भी नहीं होता है और वृद्धि की गति एक समान भी नहीं होती है, एक समान भी नहीं रहती। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में वृद्धि तीव्र होती है। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में वृद्धि तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में वृद्धि निम्न होती है। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में वृद्धि तीव्र होती है, जो होता है ग्रोथ उनका ज्यादा होता है, तेजा। जब कद में वृद्धि होता है तो भार कम हो जाता है। जब बच्चे के लंबाई में वृद्धि होता है, कद में वृद्धि होता है, तो उसका भार कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि जिस तेजी से लंबाई बढ़ती है उस तेजी से भार नहीं बढ़ता है, उसका भार कम हो जाता है। जैसे आप 11-12 साल के बालक से लेकर 16 साल के बालक को देखिए, उसका भार नहीं बढ़ता है लेकिन कद एकदम लंबा हो जाता है, पूरा पतला हो जाएगा। कि यानी कि कद में तो वृद्धि होती है, लंबाई में तो वृद्धि होती है, लेकिन भार कम होता है। सर, हाँ, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में वृद्धि ज्यादा होती है। बिल्कुल ज्यादा होती है। अब देखो ना कि 15 साल के जो लड़का होता है वो बच्चा ही लगता है, लेकिन 15-16 साल की लड़की लोग बड़ी लगती है। क्यों लगती है? कि वृद्धि उनमें ज्यादा होता है, शरीर में भी फर्क लगने लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण मैंने बताया। सर इसमें क्या लिखा है, बच्चे की लंबाई में वृद्धि होती है परंतु भार कम हो जाता है, भार में उस रूप में वृद्धि नहीं होता है। स्वस्थ और भोजन, स्वस्थ और भोजन, स्वस्थ हेल्थ और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है। स्वस्थ और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है। जैसे किसी व्यक्ति को जो है अच्छा भोजन मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो उनका अच्छा विकास होगा, अच्छा ग्रोथ होगा। जिनको खाना ही नहीं मिलता है, आपने देखा होगा बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाता है, उनका ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है जो अच्छे घर में अच्छे खान पान से होता है। तो इन चीजों का भी है प्रभाव कि स्वस्थ और जो भोजन है शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर, अब देखिए कि ये तो समझ गए वृद्धि क्या है और विकास क्या है। मैंने अब लिखे वृद्धि और विकास में अंतर, आप जीवन में नहीं भूलेंगे। अगर अंतर के हिसाब से आप पढ़ लेते हैं
तो फिर आप उन चीज को जीवन में नहीं भूलते। इसीलिए मैं अंतर पर ज्यादा ध्यान रखता हूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब पर हमारा वीडियो कि या हमने जब हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं तो उसमें हम आपको अंतर बताते हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, प्रयोगवाद साठोत्तरी कविता में क्या अंतर है, छायावाद प्रगतिवाद में क्या अंतर है। ये अंतर जानने से क्या फायदा होता है पता है? आप एक तो छायावाद समझ सकते हो क्या है, दूसरा प्रगतिवाद भी समझ जाते हो, और दोनों के बीच अंतर समझ जाते हो। जब इस साइड से प्रश्न पूछते हैं आपका दिमाग शार्प होता है। इसीलिए अंतर जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने सोचा आपको अंतर भी बताऊं। वृद्धि और विकास में अंतर, हेडिंग बनाइएगा, वृद्धि, ग्रोथ एंड विकास, इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में अंतर। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? ये सब बातें हैं, छोटे छोटे चीज, लेकिन समझने को बहुत कुछ कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कीजिएगा कि क्लास ज्वाइन करके पड़ोसन से बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मेरे क्लास में इन चीजों को कोई स्थान नहीं है। नहीं तो निराला जी की कविता याद आएगी, वो कविता मैं बराबर गुनगुनाते रहता हूँ। जो पहली बार ज्वाइन कर लिए उसके लिए बता रहा हूँ, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो हर चीज पे हमें परफेक्ट में पढ़ना है, नहीं समझ आओ पूछो, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़ो। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? पहला अंतर लिखिए, अर्थ का अंतर, डिफरेंस इन मीनिंग। पहला अंतर है अर्थ का अंतर। पहला अंतर है अर्थ का अंतर। इंग्लिश पे कहते हैं डिफरेंस इन मीनिंग, अर्थ का अंतर। अर्थ का क्या अंतर है रे भैया? लिखिएगा, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। लिखिएगा, अर्थ में अंतर में वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। आप जो शारीरिक शरीर में परिवर्तन देखते हो, आप कोई बच्चे को छोटा देखे, अब आप बड़ा हो गया, एकदम लंबा हो गया। मैं गांव जाता हूँ, किसी बालक को देखा था 10 साल के, आज देखा हूँ जवान हो गया। बहुत बालक को तो मैंने गोद में खिलाया था और पहली बार देख रहा हूँ तो वो 20 साल के हो गए, मुझे पता ही नहीं लग रहा। वो कहते चाचा जी हमें नहीं पहचाने, मैं वही फलनामा हूँ। तो ये शारीरिक, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। जबकि विकास का अर्थ है विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक परिवर्तन, विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक परिवर्तन। यहां गुणात्मक मतलब क्वालिटी, विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक परिवर्तन। यानी विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास किसी एक चीज में नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। तो उसी विकास का अर्थ है भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ है भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणात्मक परिवर्तन, भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणात्मक परिवर्तन। क्लियर, समझ आया? किसी को दिक्कत है? यहाँ पे विकास शारीरिक परिवर्तन, वहां पर है गुणात्मक परिवर्तन। माइंड का डेवलपमेंट, इसमें विकास में शारीरिक डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखिएगा, वृद्धि और विकास की निरंतरता। दूसरा लिखिएगा, वृद्धि व विकास की निरंतरता, निरंतरता में अंतर। वृद्धि और विकास की निरंतरता में अंतर। वृद्धि, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन। लिखिएगा कि वृद्धि लगातार नहीं होती। वृद्धि, इसमें लिखिएगा वृद्धि और विकास की निरंतरता में क्या अंतर है।
वृद्धि और विकास के निरंतरता में क्या अंतर है? वृद्धि लगातार नहीं होती और ना ही यह जीवन भर चलती है। वृद्धि ग्रोथ लगातार नहीं होती, ना ही यह जीवन भर चलती है। ग्रोथ लगातार नहीं होती, ना ही यह जीवन भर चलती है। एक आयु सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है। एक आयु सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है या धीमा हो जाती है। एक आयु सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है या धीमा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है। विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है। वहीं दूसरी ओर समझिएगा, विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। विकास की प्रक्रिया में कंटिन्यूटी रहती है, निरंतरता रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है निरंतर। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलते रहता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलते रहता है। तो वृद्धि और विकास की निरंतरता में क्या अंतर है कि वृद्धि रुक रुक कर होता है, एक समय बाद रुक जाता है, जबकि विकास जो है, डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है, वो कंटिन्यूटी चलते रहता है। आप मान लिया 70 साल के भी हैं तो आप कुछ से कुछ सीख रहे हैं, तो वो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। 80 साल में भी कुछ, जैसे हम कहते हैं पढ़ाई का उम्र नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे लेडीज है, कोई कोई तो 45 साल की भी है, मैम है, 50 साल की भी मैम है, रमा मैम 40 प्लस है, वो भी पढ़ रही है। तो ये वो डेवलपमेंट कर रही है, ना कि ग्रोथ कर रही है। उनका अब ग्रोथ नहीं होना है, एक निश्चित एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन विकास जीवन भर कंटिन्यू चलते रहता है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वृद्धि तथा विकास में संबंध के स्तर पर अंतर, या वृद्धि तथा विकास में संबंध। तीसरा पॉइंट। सर मेरा एक प्रश्न था, क्या सर अगर 40 के बाद क्या वो याद करने की क्षमता भी घट जाती है या याद नहीं होता क्या? जो हम ये तो करते हैं देखो, क्षमता जो होता है ना, इनका फिर ये अलग विषय हो जाता है। जब आप कहते हैं किसी चीज को पढ़ने की क्षमता, तो फिर ये अलग माइंड पे निर्भर करता है कि देखिए क्या होता है, एक समय के बाद माइंड वही रहता है, लेकिन जो शारीरिक दबाव होता है, चीजें होता है, एक फेज होता है, वो प्रभावित करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 40 के बाद पढ़ने की क्षमता कम। एक उदाहरण मैं बता दूं, अक्षय कुमार 50 प्लस है कि नहीं है जी, लेकिन फिर भी वो सारा काम अभी कर रहे हैं। वो स्टंट कर लेते हैं 10 साल के बच्चों की तरह, एक हाथ पे घूम जाते हैं। आप घूम पाओगे? हम घूम पाएंगे? नो सर। क्यों? क्योंकि उनका अलग खान पान है, उनका अलग एक्सरसाइज है, वो जीवन को एक साइंटिफिक वे में जी रहा है। तो ये बहुत प्रभावित करता है, चाहे ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, दोनों को। आपने पढ़ा कि डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है आपका वातावरण, डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। जी जी। अब एक छोटा बालक को देखोगे, छोटा बालक बहुत कम मोटे होगा, वो दिन भर उछलते रहता। मैं छत पर देखता हूँ, रात में टहल जाता हूँ, 4-5 साल के बच्चे हैं, वो थकते ही नहीं है। हम तो आधे घंटे साथ में चले, थक गए। क्यों थकते हैं? एक तो हमने मानसिक बना लिया थकने का। ऐसा नहीं कि आप भी चलोगे तो थक जाओगे, बस आपका आहार अच्छा होना चाहिए, आप भी चल सकते हैं, कर सकते हैं। हमने मेंटली, एज जैसे जैसे बढ़ता है ना, हम एक मेंटलिटी बना लेते हैं। मैं एक जगह देख रहा था कि 80 साल का युवा जो है, मैं एक उदाहरण भी बताया था कि मैं कहीं दौड़ने जाता था, 80 साल में भी वो बेस्ट काम करते थे। हम उनके साथ दौड़ नहीं पाते थे 25 साल के, और वो 80 साल के उनके साथ दौड़ नहीं पाते थे। क्यों? इस पे वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा।
सामान्य रूप से अगर देखें तो अगर एक्स्ट्रा कारकों को अगर साइड में कर देना तो सामान्य रूप से किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था की बजाय शैशवावस्था है उसमें स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है तीव्र नहीं, गति से। इसलिए पाई जाती है, उसके भी कारण है, पढ़ोगे। कहता है बच्चे का दिमाग स्लेट की तरह होता है, सर कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन। उस समय क्या होता है, उसका दिमाग खाली होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज भरा हुआ रहता है, और भी चीज भरने की कोशिश करते हैं तो वहां जगह नहीं मिल पाता है। मेन अंतर ये है, बच्चे का कोरा स्लेट होता है, जो कहोगे एक बार उन्हें याद हो जाता है। क्यों? उनका स्पेस, उनमें किसी प्रकार की बाह्य वातावरण की भावनाएं नहीं। आगे पढ़ेंगे, वहां पे आएंगे, तभी तो फिलहाल लिखिए। जो मैं कह रहा हूँ, जो वृद्धों में जो भूलने की जो बीमारी एक अल्जाइमर्स या डिमेंशिया पाई जाती है, वो तो खैर बीमारी है, वहां तो हम पढ़ेंगे। वो तो देखो फिर क्या है ना, वो तो प्रभावित कर देगा ना। मैंने शुरू में ही कहा कि मान लिया 23 क्रोमोसोम होना चाहिए, किसी को 22 हो गई, किसी को कोई बीमारी हो गई। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा मेरी नानी है, वो भी अभी तक सब याद रखती है हमसे ज्यादा। तो वो क्या होता है कि वो तो बाह्य वातावरण में आपको कोई बीमारी हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, बीमारी है ये। अब बीमारी होगा तो सब कुछ को चीज को तो प्रभावित कर देगा ना। तो वो मैं डिस्लेक्सिया की नहीं, डिमेंशिया या अल्जाइमर्स जो वृद्धों में भूलने की क्षमता हो जाती है, हाँ वो होती है। तो बीमारी होगा तो होगा। नेक्स्ट पर लिखिए, वृद्धि तथा विकास में संबंध। वृद्धि और विकास, एक वृद्धि और विकास जैसे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। वृद्धि और विकास शब्द जो है, वृद्धि और विकास के संबंध में लिखिएगा, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए शरीर के साथ साथ, बढ़ते हुए शरीर के साथ साथ, क्योंकि बढ़ते हुए शरीर के साथ साथ उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती जाती है। बढ़ते हुए शरीर के साथ साथ उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती जाती है। बढ़ते हुए शरीर के साथ साथ उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती जाती है। लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाते हैं। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित नहीं हो पाते हैं। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित नहीं हो पाते या उनका वृद्धि नहीं हो पाता। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित या उनका वृद्धि नहीं हो पाता। शारीरिक रूप से उनका वृद्धि नहीं हो पाता, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वो समृद्ध हो जाते हैं। लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वो समृद्ध हो जाते हैं। विकास के अन्य पक्षों में वो समृद्ध हो जाते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा, किसी व्यक्ति में शारीरिक वृद्धि तो हो नहीं है, लेकिन विकास के अन्य पक्ष जो है, क्वालिटी जो है, उनके खूब बढ़ जाते हैं। देखने में तो ठीक है, लेकिन के बाद एक बार रिवीज कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन मैंने कहा लिखा, मैं भूल गया। शारीरिक रूप से कई लोग, कार्य क्षमता भी बढ़ती जाती है उसके बाद, लेकिन कार्य क्षमता भी बढ़ती जाती है, लेकिन कई बार वृद्धि के बिना भी विकास की प्रक्रिया हो जाती है। वृद्धि के बिना भी विकास की प्रक्रिया हो जाती है। सर एक बार ये पॉइंट एक बार सर स्टार्ट से बोल दो। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची समझा जाता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची माना जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ
उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उनकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उनकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है। लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाता है। लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाता है। कई बार विकास की प्रक्रिया जो है वृद्धि के बिना भी हो जाता है। कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाता है। सर यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि वृद्धि जो है विकास के अंदर ही समाहित होती है और वृद्धि तथा विकास एक दूसरे के पूरक है, तो पूरक और जो पर्यायवाची है वो दोनों एक जैसा शब्द है या अलग है? यहाँ कई बार जो है पूरक के रूप में ही पर्यायवाची लिया जाता है, ठीक है, उसी संदर्भ में लिया जाता है। लेकिन कई बार अंतर भी होता है। जैसे दो पर्यायवाची शब्द लो, प्रयोग के स्तर पे अंतर हो जाता है, ठीक है। कहीं पे मान लिया अग्नि का पर्यायवाची आग, अग्नि, अनल, दहन, पावक, वायु, शाखा ले रहे हो, लेकिन जब प्रयोग करोगे तो दोनों का अंतर हो जाता है। क्या ऑप्शन में पूरक भी दिया हो और पर्यायवाची भी दिया हो तो कौन सा माना जाएगा? पहले पूरक माना जाएगा। पूरक पर्यायवाची कुछ भी कर सकते हैं, पूरक ही मानेंगे। पर्यायवाची भी दोनों में ऐसे देगा नहीं, एक ही कोई देगा, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या लिखा, शरीर लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है। कई बार शारीरिक रूप से उनका वृद्धि नहीं हो पाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वो समृद्ध होते हैं। शारीरिक रूप से उनके वृद्धि नहीं होता है, लेकिन अन्य पक्ष में वो विकसित हो जाते हैं। अन्य पक्ष में वो विकसित हो जाते हैं। अन्य पक्ष में इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बोनों को देख सकते हैं। और हाँ बिल्कुल। शारीरिक वृद्धि, मान लिया कि कोई बौने हैं जिनका शारीरिक वृद्धि नहीं हुआ लेकिन वो तेज है, उनका अन्य डेवलपमेंट बहुत तेज है ना। जैसे अभी एक IAS बनी है, उनका क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ नाम, मात्र टीना डावी नहीं, वो तो लंबी तगड़ी स्मार्ट है, वो मुश्किल से 4-5 फुट की होगी। उसका नाम जी सर, वो फिजिकली कुछ है, फिजिकली चैलेंज है, ठीक है। उनका ग्रोथ तो शारीरिक ग्रोथ हुआ नहीं, लेकिन मानसिक ग्रोथ इतना हुआ, डेवलपमेंट इतना हुआ कि वो IAS स्टॉप कर गई। तो एक पक्ष के बिना भी दूसरा पक्ष हो जाता है, इसी संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा विस्तृत और संकीर्ण शब्द। चौथा अंतर है विस्तृत और संकीर्ण शब्द। विस्तृत, दोनों में अंतर देख रहे हैं ना, विस्तृत और संकीर्ण शब्द। विस्तृत और संकीर्ण शब्द। विस्तृत और संकीर्ण शब्द। वृद्धि शब्द को संकीर्ण माना जाता है। वृद्धि शब्द को संकीर्ण माना जाता है। वृद्धि शब्द को संकीर्ण माना जाता है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। वृद्धि शब्द को संकीर्ण माना जाता है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। विकास एक व्यापक शब्द है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल किया जाता है। विकास शब्द में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। विकास शब्द में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर वृद्धि एक संकीर्ण शब्द है, जबकि विकास जो है एक व्यापक शब्द है और उसी में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वृद्धि का संबंध परिमाणात्मक होता है, क्वांटिटी से होता है। वृद्धि का संबंध परिणाम से होता है, क्वांटिटी से होता है। वृद्धि का संबंध क्वांटिटी से होता है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मकता से होता है, क्वालिटी से होता है। वृद्धि का संबंध क्वांटिटी से होता है, जबकि विकास का संबंध
क्वालिटी से होता है। विकास का संबंध क्वालिटी से होता है। वृद्धि का संबंध जो है, वृद्धि का संबंध परिणाम से होता है, क्वांटिटी से होता है, जबकि विकास का संबंध क्वालिटी से होता है। क्लियर? वृद्धि, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन से है। वृद्धि का संबंध, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा, वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन से है। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन से है। इस प्रकार के परिवर्तन को मापा जा सकता है और आंखों से देखा जा सकता है। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में से है। इसी प्रकार के परिवर्तन को मापा जा सकता है, इसे आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है। लेकिन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना, लेकिन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन, असंभव है। लेकिन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को मापना बहुत ही कठिन और असंभव है। तो वृद्धि को मापना आसान है, लेकिन विकास को मापना कठिन और असंभव है। कठिन और असंभव है। अब हम लिखेंगे विकास के सिद्धांत। हेडिंग बनाइए। ये दोनों अंतर आप समझ गए कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वृद्धि और विकास में कोई अंतर है? समझ गए वृद्धि और विकास क्या है? अब तो मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा, दिमाग में छप गया होगा। अब लिखिए विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, एक का सिद्धांत तो हम पढ़ ही लेंगे आज। विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, जिसमें सबसे फेमस आज पढ़ेंगे पियाजे के, प्याज खाया हो ना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक, ये नेट में भी पूछता है, विकास का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक को कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी, COGNITIV, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास के बारे में पियाजे ने क्या कहा भैया? एक तो याद रखिएगा, पियाजे के बारे में थोड़ा बढ़िया से जानना है, क्योंकि यहाँ जो है हर एग्जाम में पियाजे से पूछता है। सबसे बड़ी बात है नीट के एग्जाम में भी पूछता है, तो ये वीडियो में भेजने वाले हो नीट वाले को भी। क्या करें, मैं तो चाहता हूँ किसी तरह बच्चे अच्छा बना के आए, तो वो बच्चों पर ही निर्भर करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। सबसे पहले पियाजे कहाँ का था, ध्यान रखना। पियाजे जो है, पियाजे का जन्म जो है 1896 में हुआ था। पियाजे का जन्म जो है 1896 में हुआ था, और ये स्विट्जरलैंड का था। स्विट्जरलैंड का था। स्विट्जरलैंड का था। 1896 में हुआ था, स्विट्जरलैंड से था। मूल रूप में ये प्राणी विज्ञान के विद्वान थे, जूलॉजी के विद्वान थे। मूल रूप में ये
प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। प्राणी विद्वान थे, जूलॉजी के, प्राणी विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं, विद्वान थे। इसके अतिरिक्त पियाजे ने धर्म और दर्शन पर भी गहन अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त यानी प्राणी विज्ञान के अतिरिक्त धर्म, दर्शन व मनोविज्ञान पर भी गहरा अध्ययन किया। मतलब है कि ये प्राणी विज्ञान तो मूल रूप में थे, इसके अतिरिक्त इन्होंने धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान पर भी गहरा अध्ययन किया। किसने किया गहरा अध्ययन? पियाजे बाबा ने गहरा अध्ययन किया। पियाजे ने दर्शन की ज्ञान मीमांसा और प्राणी विज्ञान में संबंधों की खोज की। पियाजे ने दर्शन की ज्ञान मीमांसा, पियाजे ने दर्शन की ज्ञान मीमांसा और प्राणी विज्ञान में संबंधों की खोज की। प्राणी विज्ञान में संबंधों की खोज की। यहाँ ज्ञान मीमांसा मतलब क्या होता है? ज्ञान मीमांसा मतलब होता है साधन। इन्होंने ज्ञान मीमांसा मतलब होता है ज्ञान को जानने का साधन, उसी को ज्ञान मीमांसा कहते हैं, फिलोसफिकल टर्म है। तो पियाजे ने दर्शन की ज्ञान मीमांसा और प्राणी विज्ञान में संबंधों की खोज की, यानी कि हम ज्ञान को किसके द्वारा जानते हैं, और प्राणी विज्ञान के संबंधों में खोज की। पियाजे ने फ्रांस के विद्वान बीने के साथ कई वर्षों तक कार्य किए। पियाजे ने फ्रांस के विद्वान बीने के साथ, बीने BINET, बीनेट भी बोलते हैं या बीने, अल्फ्रेड विने हो जाएगा पूरा नाम है, अल्फ्रेड विने। हाँ, अल्फ्रेड विने, बीनेट के साथ ये फ्रांस के विद्वान थे। कई वर्षों तक काम किया, कई वर्षों तक काम किया। पियाजे ने बुद्धि के बारे में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। पियाजे ने बुद्धि के बारे में तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। जन्मजात नहीं होती। जैसे हमने कहा कि डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज ने कहा था बुद्धि जन्मजात होती है, यहीं पर पियाजे ने कहा बुद्धि जन्मजात नहीं होती। इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ते जाती है, उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके बुद्धि में भी विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसके बुद्धि में भी विकास होता है, वैसे वैसे उनके बुद्धि में भी विकास होता है, वैसे वैसे उनके बुद्धि में भी विकास होता है। बच्चा प्रारंभ में सरल चीजों को सीखता है, बच्चा प्रारंभ में सरल चीजों को सीखता है, फिर धीरे धीरे कठिन चीजों को सीखता है। बच्चा प्रारंभ में सरल चीजों को सीखता है, फिर धीरे धीरे कठिन चीजों को सीखता है, फिर धीरे धीरे कठिन चीजों को सीखता है। बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण का होना जरूरी है।
बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण का होना जरूरी है। बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण का होना जरूरी है। उपयुक्त वातावरण का होना जरूरी है। उपयुक्त वातावरण का होना जरूरी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पियाजे के अनुसार सीखना यांत्रिक क्रिया ना होकर बौद्धिक क्रिया है। पियाजे के अनुसार सीखना आंतरिक क्रिया ना होकर बौद्धिक क्रिया है। सीखने की प्रक्रिया आंतरिक ना होकर बौद्धिक क्रिया है। पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया यांत्रिक हो ना होकर बौद्धिक है। बौद्धिक है। यांत्रिक क्रिया और बौद्धिक क्रिया में क्या अंतर है? आंतरिक क्रिया मतलब मशीनी क्रिया है, ठीक है, यंत्रवत मशीन है। बौद्धिक मतलब होता है इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिक क्रिया है मतलब स्वयं करके सीखता है, ठीक है, इसीलिए उसे कहते हैं आंतरिक क्रिया ना होकर बौद्धिक क्रिया है। इसी में लिखिए बच्चों का मानसिक विकास या बच्चों का मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होता है, बच्चों का मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होता है, बच्चों का मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होता है, उसी रूप में बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते रहता है। जैसे जैसे विकसित होता है तो सरल से जटिल की ओर, पहले तो जब मानसिक विकास कम होता है तो सरल चीज सीखता है, जैसे मानसिक विकास ज्यादा होता है तो वो जटिल चीज भी सीख लेता है। जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है वैसे वैसे सरल से जटिल की ओर वह सीखते रहता है, सीखते रहता है, सीखते रहता है, सीखते रहता है, सीखते रहता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में दो पदों का उपयोग किया है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक पदों में दो पदों का उपयोग किया है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक पदों में दो पदों का यूज किया है, जिसमें पहला है संगठन और दूसरा है अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन और एडॉप्टेशन, अनुकूलन। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में दो पदों का प्रयोग किया है, अनुकूलन और संगठन, अनुकूलन और संगठन, अनुकूलन और संगठन, अनुकूलन और संगठन। पहले लिखिएगा अनुकूलन, अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चे में अपने पर्यावरण के साथ, पियाजे के अनुसार बच्चे में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन की शक्ति जन्मजात होती है। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण से के साथ समायोजन की शक्ति जन्मजात होती है। इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं।
पियाजे ने अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं बताई है। इसी में लिखिएगा, पियाजे ने अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं बताई है। अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं बताई है। पहला आत्मसात्विकरण, पहला है आत्मसात्विकरण। अनुकूलन की 2 प्रक्रिया बताई है, पहले आत्मसात्विकरण और दूसरा है समंजन। समंजन या इसी को कहते हैं सामंजस्य, इसी को कहते हैं सामंजस्य। अनुकूलन और सामंजस्य, अनुकूलन और सामंजस्य, अनुकूलन और सामंजस्य। अनुकूलन के ही 2 पार्ट है, हमने कहा आत्मसात्विकरण और समंजन। अब आत्मसात्विकरण प्रक्रिया क्या है कि जो बालक, कोई भी बालक है तो वातावरण के साथ जब रहता है, वातावरण की चीजों को जब वो देखता है तो उसे आत्मसात्विकरण करते हैं कि अपने आत्मा में अनुकूल रूप से वो बैठाते रहता है। यानी कि वातावरण से प्रक्रिया कर उससे जो सीखता है उसे ही आत्मसात्विकरण कहते हैं। यानी कि बालक जो है अपने अनुभव से जो चीज देखता है उनको अपने में आत्मसात करता है। जो वातावरण में देखता है, जो वातावरण में सूंघता है, सुनता है, उसे ही आत्मसात्विकरण कहते हैं। इसी तरह सामंजस्य है। तो अब बालक क्या होता है कि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। धीरे धीरे वो क्या करता है कि सामंजस्य स्थापित कर, जैसे कोई एनवायरनमेंट शुरू में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बालक धीरे धीरे उसमें सामंजस्य स्थापित करता है और सामंजस्य स्थापित करके ही वो सारा काम करता है। क्लियर है? तो ये 2 अवस्थाएं याद रखना, अनुकूलन और एक और उन्होंने बताया था संगठन। मतलब कि संगठन के स्तर पर, कि संगठन से यहाँ मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। इसको वैसे ही सीख सात्विकरण और अनुकूलन एक ही है कि अलग-अलग है? नहीं, अलग अलग है। कोई चीज आत्मसात करता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। वो अनुकूलन का ही पार्ट है, अनुकूलन का ही पार्ट है कि वातावरण में कुछ चीजों को आत्मसात करते हैं, कुछ चीजों से हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, वही आत्मसातीकरण और सामंजस्य कहलाता है। सामंजस्य। फिर बालक कौन सी अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होता है? शैशवावस्था या बाल्यावस्था? वो अभी आ रहे हैं ना, उनके 4 अवस्था पढ़ रहे हैं, चिंता नहीं करो। अभी तो तुरंत अब वहीं पे आ रहे हैं। लगता है अनुकूलन अलग हो सकता है, इधर लग रहा है। अरे देवी, हमने तो अभी तुरंत बताया, आप दिमाग कहाँ रखते हो। हमने कहा अनुकूलन की ही 2 अवस्था है, उसी के 2 बेटा है, आत्मसात्विकरण और सामंजन, उन्हीं के दोनों पार्ट है। समझ गए? ठीक है, तो आप पढ़ाई के बड़ी इधर उधर मत देखा करो, ध्यान रखा करो, तब समझ आएगा। अब लिखिएगा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संगठन में क्या है? अच्छा हाँ, संगठन में क्या होता है कि बालकों का जो एक संगठनात्मक रूप होता है, जैसे जैसे बालक होता है ना, वो अपना एक गठन बना लेता है, अब उनका एक ग्रुप तैयार करता है। उसी के लिए यहाँ संगठन टर्म आया है कि जैसे कि एक छोटे छोटे बालक जब 5-7 साल का हो, तो वो आएगा, आप कॉग्निटिव थ्योरी अभी पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा। जैसे आपने देखा होगा 4-5 साल का जब बालक होता है, प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करता है, उसके बाद उसका एक ग्रुप बन जाता है, वो संगठन कहलाता है। जैसे 5-7 साल के बालक है, आपने देखेगा वो सब बालक एक जगह बैठ के, आप भी बचपन में किए होंगे कि एक जगह बैठ के कोई काम कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, तो वो संगठन का स्तर होता है, एक दूसरे से सीखता है और घर में जो काम किया जाता था वही काम वो करता है। जैसे हम छत पर देखते हैं कि नीचे के बहुत सारे 8-10 बच्चे आ जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है ना, तो वो प्लेट, छोटे छोटे कप, वो बच्चे के खेलने वाले कप आता है,
उन सबको वो लगाता है, कभी चाउमीन का लगाता है, कभी पकोड़े का, अंकल जी लीजिए पकोड़े 20 रुपया दीजिए। तो ये संगठन होता है, उसका एक गठन तैयार होने लगता है और धीरे धीरे वो गठन डेवलप होता है। इसी संदर्भ में संगठन आया, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पियाजे के संगठनात्मक विकास की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, यही क्वेश्चन पूछ लेता है, नेट में भी 2-3 बार पूछा है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पियाजे ने 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, यही पूछता है, संवेदी पेशीय अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी, SENSORY, SENSORY, सेंसरी, SENSORY, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री, इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरे को कहते हैं स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था, इसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, CONCRET, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये नेट में खूब पूछा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अंतिम है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, इसे कहते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 अवस्था है। समान रूप से यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है पियाजे के विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, यहीं से प्रश्न पूछ लेता है। दूसरी अवस्था कौन है, तीसरी अवस्था कौन है, यह चौथी अवस्था कौन है। तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और समझना भी होगा, नहीं समझिएगा तो गलती हो जाएगा। पहला स्टेज, सर औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे ना? हाँ अमूर्त बोलेंगे, वो मूर्त है, इसको अमूर्त। थोड़ा पानी लेकर आ रहा हूँ, इसको पूरा करेंगे। लिख लीजिए पहले, नहीं पढ़ रहा है सही से पढ़ रहे हो ना, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, क्या बात है? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे?
याद ही नहीं होता, मेहनत करोगे डेली तब नहीं, डेली सुनोगे तब नहीं याद होगा, एक ही बात हो जाएगा। समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। चलो इसमें से एक आज पढ़ेंगे, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, क्या होता है संवेदी पेशी अवस्था? यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। लिखिएगा, यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों तक चलती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों तक चलती है। जन्म से लेकर 2 वर्षों तक चलती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों तक चलती है। जन्म के समय बच्चे में केवल सहज क्रियाएं ही होती है। जन्म के समय बच्चों में केवल सहज क्रियाएं ही होती है। जन्म के समय बच्चों में केवल सहज क्रियाएं ही होती है। इसे प्याजे सहज एस्कीमा कहा है। इसे प्याजे जो है सहज एस्कीमा, सहज एस्कीमा कहा है। इसे प्याजे सहज एस्कीमा कहा है। इन सहज क्रियाओं में बच्चे ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उसी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ध्वनि, रस, गंध आदि का अनुभव करता है। ध्वनि, रस, गंध आदि का अनुभव करता है। ध्वनि, रस, गंध आदि का अनुभव करता है। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के फलस्वरूप बच्चों में संज्ञानात्मक आत्मसातीकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाएं शुरू होती है। इन्हीं पुनरावृत्तियों के कारण बच्चों में संज्ञानात्मक आत्मसातन या आत्मसातीकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाएं शुरू होती है। संज्ञानात्मक आत्मसातीकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाएं शुरू होती है। सामंजस्य की प्रक्रियाएं शुरू होती है। अब देखो क्या कह रहा है कि शुरुआत में जो बच्चे जो सहज प्रक्रियाएं करते हैं, जिसे पियाजे ने सहज स्कीमा कहा है, ये 0 से 2 वर्ष तक चलता है। जैसे बच्चा पहली बार कोई ध्वनि को 5 इंद्रियों के सहायता से ध्वनि, रस, गंध आदि को अनुभव करता है। अब ये अनुभव जब वो बार बार करता है तो वो समझने लगता है कि इसका गंध ऐसा है, तो वो क्या करता है, आज संज्ञानात्मक आत्मसातीकरण करता है, मतलब उनको आत्मसात करता है। जैसे
कि बच्चे को पहली बार मिर्ची खिला दो। बच्चे को तो पता नहीं मिर्ची तीखा है कि क्या है, बच्चे खा जाएगा, उसके बाद चिल्लाने लगेगा तीखा से। अब उन्होंने जो मिर्ची जैसा एक ग्रीन पदार्थ देखा और उनके दिमाग में ये आ गया कि इसको मुंह में लेने से तीखा लगता है, अब मिर्ची छोड़ के दूसरा ही ग्रीन पदार्थ दो, वो बच्चा मुंह में लेगा, फेंक देगा, वो नहीं खाएगा, वो धीरे धीरे आत्मसात कर लेगा। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, हमारी साले का बिटिया है अभी 6 महीने की, 8 महीने की, तो 3-4 महीने में वो आई थी। वो जैसे ही डॉक्टर के, मतलब कि उस समय आई थी तो मैं डॉक्टर के यहाँ ही था, कुछ दिखाने गया था, जैसे ही वो क्लिनिक में घुसती है जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्यों चिल्लाने लगती है बताओ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि क्लिनिक में जाके उसे 2-3 बार इंजेक्शन दिया गया, तो जैसे ही वो कोई डॉक्टर को पहने हुए देखता है व्हाइट कपड़ा, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो प्याजे यही बात करता है कि बच्चे का जो वातावरण से जो संपर्क करता है, वस्तु, ध्वनि, रस, गंध, प्री स्टेज में, उसको वो आत्मसात करता है। उसे जब कोई चीज खराब लगता है तो उसे वो छुएगा नहीं, उससे दूर भागना चाहेगा। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे को दे भी देता है, वो मिर्ची खिला देता है जानबूझ के,